नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल that is very thin prism. Deviation produced by prism of small angle या तो फिर वेरी थिन प्रिज्म। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको डायग्राम ही बनाऊंगी यहाँ पर प्रिज्म का, रफली ऐसे बताने के लिए। अब आपको प्रिज्म के बारे में मालूम है कि कैसे होगा यहाँ पर रिफ्रैक्शन। ये हमारे पास इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यहाँ पर हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, नॉर्मल ड्रॉ किया था, ए और ये बी पॉइंट, ये बी टू सी। यहाँ पर ये R1 क्या था, रिफ्रैक्शन एंगल, और ये I देख रहे हैं आप, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने लिया था। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, हमने कंसीडर करना है स्मॉल एंगल प्रिज्म। ठीक है, कंसीडर ए स्मॉल एंगल प्रिज्म when a ray of light, when the ray of light incident on the AB face of the prism। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले यहाँ पर ये देखेंगे, ए बी सरफेस ही हम देख रहे हैं, ए बी फेस हम देख रहे हैं प्रिज्म का। तो यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, फ्रॉम स्नेल लॉ। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर। यहाँ पर R क्या है, R1 हमने लिया है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रही हूँ। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है डायग्राम। फिर यहाँ पर C पॉइंट पर अगेन रिफ्रैक्शन होगा, इट बेंड, अब डेंसर टू रेयर मीडियम में रे ऑफ लाइट जाएगी तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पर अगेन हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से ये C पॉइंट है। तो यहाँ पर अगेन रिफ्रैक्शन हो रही है, एंगल क्या आ रहा है, R2। तो ये आपके पास एंगल ऑफ एमर्जेंस CD ले लेंगे हम, C और D। तो ये हमें पता लग गया है। तो ये यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फिर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, किस फेस में, AC फेस ऑफ प्रिज्म में। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले मैं इसी पॉइंट को देखती हूँ कि हम क्या ले रहे हैं, वेरी स्मॉल एंगल ले रहे हैं कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज वेरी स्मॉल। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस I is very small, then angle R1 will be also small। अगर इंसिडेंस एंगल स्मॉल है तो R1 एंगल भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो जो साइन I एंगल है उसको हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल ले लेंगे I के बराबर, और साइन R1 इसकी वैल्यू हम ले लेंगे R1 के बराबर। तो यहाँ से n इज इक्वल टू I अपॉन R1, वेरी स्मॉल एंगल है तो यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी nR1 के बराबर। तो उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से रे ऑफ लाइट आगे जाएगी, C पॉइंट पर अगेन क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। जब रिफ्रैक्शन होगा तो यहाँ पर एंगल रिफ्रैक्शन मैंने क्या लिया है, R2 लिया है। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट बाहर जा रही है तो इसको हम क्या दे रहे हैं, एंगल ऑफ एमर्जेंस E। तो अब हमने बताना है कि कहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, AC फेस ऑफ द प्रिज्म। नाउ रिफ्रैक्शन at the face
AC of the prism। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर AB जो फेस था वहां पर रे ऑफ लाइट एंटर कर रही थी, यहाँ से क्या कर रही है, एग्जिट कर रही है, बाहर जा रही है। तो यहाँ पर भी हमने स्नेल्स लॉ ही अप्लाई करना है। तो स्नेल्स लॉ जब हम अप्लाई करेंगे इस वाले फेस में, तो 1/n इज इक्वल टू साइन ऑफ R2 अपॉन साइन ऑफ E, और इसी को ही हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू साइन ऑफ E अपॉन साइन ऑफ R2। देखेंगे इस पॉइंट को, देखेंगे समझेंगे ध्यान से, क्योंकि स्नेल्स लॉ अब हम AC वाले फेस में अप्लाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इंसिडेंट, अब हम बोलते हैं ना कि स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन यहाँ पर तो जो एंगल आएगा वो कौन सा आ रहा है, इंसिडेंस वाला नहीं आ रहा है, एमरजेंट वाला आ रहा है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ E, ठीक है। और रिफ्रैक्शन एंगल कौन सा है AC फेस में, R2, तो यहाँ पर साइन E अपॉन R2। अगेन आपको पता है कि एंगल आर वेरी स्मॉल, तो जो साइन E की जो वैल्यू होगी वो E के बराबर लेंगे हम, और साइन ऑफ R2 की जो वैल्यू है वो उसको R2 लिखेंगे, और n की वैल्यू आ जाएगी E अपॉन R2, और यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी nR2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो उसके बाद हमने बता देना है कि डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म इज गिवन बाय, डेविएशन डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, I प्लस E माइनस A। तो डेल्टा इज इक्वल टू I की जगह हम nR1 लिखेंगे, और E की जगह हम nR2 लिखेंगे, और यहाँ पर माइनस A, और यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू n कॉमन ले रही हूं मैं, R1 प्लस R2 माइनस A। और स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने R1 प्लस R2 किसके बराबर लिया था, यहाँ पर R1 प्लस R2 की वैल्यू हमने ली थी A के बराबर, A के बराबर हमने वैल्यू ली थी R1 प्लस R2 की। तो यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू nR1 प्लस R2 माइनस A। तो R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर। तो डेल्टा इज इक्वल टू NA माइनस A। तो यहाँ से जो डेल्टा की वैल्यू आएगी A कॉमन आ जाएगा, और n माइनस 1। ये कौन सा प्रिज्म है, किस प्रिज्म के लिए हमने डेविएशन बताया है, वेरी थिन प्रिज्म, ठीक है। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म ऑफ वेरी स्मॉल एंगल, डेल्टा इज इक्वल टू n माइनस 1, n माइनस 1 ऑफ A। तो ये हमारे पास आ गई है वैल्यू। तो A क्या है, रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल, जो एंगल ऑफ प्रिज्म हमने बताया, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि जो डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय वेरी थिन प्रिज्म डज नॉट डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, I की वैल्यू नहीं आ रही है। तो जो आपके पास क्या होगा, वेरी थिन प्रिज्म होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे पास मिनिमम डेविएशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना रही हूँ। जब आप प्रिज्म से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहां पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मिनिमम डेविएशन की वैल्यू भी हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ले रही हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस अलोंग एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन, ये
डेल्टा की वैल्यू। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट इंक्रीज, जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे तो पहले जो डेल्टा की वैल्यू थी वो मैक्सिमम थी। मैक्सिमम हमने क्या किया, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस 10, 20, 30, 40, 50 इसको हम बढ़ा रहे हैं। तो पहले जो वैल्यू थी डेल्टा की वो क्या थी, ज्यादा थी, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है और इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, डेल्टा मिनिमम हो रहा है। मिनिमम होने के बाद दोबारा से डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। डेल्टा क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ डेविएशन की स्टार्टिंग में डेविएशन की वैल्यू ये थी, फिर धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर डेल्टा की वैल्यू क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है। मिनिमम यहाँ पर हो रही है डेल्टा की वैल्यू। तो इस पॉइंट को हम डेल्टा m से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये होगा हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, मिनिमम डेविएशन पोजीशन। तो ये पोजीशन कब होगी, ये कब होगी, देयर इज वन एंड ओनली वन एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होगा कि उस केस में जो डेविएशन प्रोड्यूस होगी प्रिज्म के द्वारा वो कैसी होगी, मिनिमम होगी। एक एंगल ऐसा होगा तो उसी को ही हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, द मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो रही है, एंगल ऑफ किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है, मिनिमम हो रही है। तो इसी को ही हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और उसके बाद एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है। और मिनिमम होने के बाद दोबारा से वैल्यू डेल्टा की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मिनिमम डेविएशन एंगल, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो ये हमने पॉइंट निकालना है कि ठीक है, पहले डिक्रीज हो रही है फिर अगेन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये वैल्यू है मिनिमम डेविएशन यहां पर। तो कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन लिख देंगे आप, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ angle of deviation is called angle of minimum deviation, angle of minimum deviation। तो ये हमें पता लग रहा है। तो कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने बता देना है कि जैसे यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, दोबारा से मैं ये प्रिज्म का डायग्राम बना रही हूँ, ए बी सी। बी सी क्या है, बेस है प्रिज्म का। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स जब ए बी फेस पर रे ऑफ लाइट क्या करेगी, इंसिडेंट करेगी। अब आपको ये ये पॉइंट क्लियर हो गए हैं कि यहाँ पर हम क्या ड्रॉ करते थे, नॉर्मल ड्रॉ करते थे और यहाँ पर ये क्या आता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर आगे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा और ये आपको मालूम है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ही मैं बता रही हूँ, ये R1। तो ये एयर है और एयर से कहाँ लाइट एंटर हो रही है, ग्लास। तो मैं इसको
एयर से लाइट कहाँ जा रही है, ग्लास में रे ऑफ लाइट जारी है। स्नेल्स लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, एयर ANG एयर टू ग्लास, तो साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R1। देख रहे हैं आप यहाँ पर, अगेन यहाँ पर क्या होगा फिर, A पॉइंट ये एयर है और ये अंदर क्या है, ग्लास, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C है। अगेन यहाँ पर क्या हो रहा था, रिफ्रैक्शन हो रहा था, आपको पता है, और यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे को बाहर चली जाएगी, ये सॉरी नॉर्मल के साथ एंगल E बनेगा, नॉर्मल के साथ, और ये एंगल क्या था, R2। तो ये ग्लास है और ये एयर है। अब रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, ग्लास से कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ग्लास से एयर में जा रही है रे ऑफ लाइट, तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, देख रहे हैं आप, साइन ऑफ R2 रिफ्रैक्शन एंगल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एमर्जेंट रे, साइन ऑफ E। अब उसके बाद यहाँ तक करने के बाद हमें पता है स्टूडेंट्स, हमने पहले भी किया है कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी मैंने आपको बताया था 1/2n1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मीडियम एयर मीडियम है, ये ग्लास मीडियम है, फिर ग्लास से कहाँ जा रही है रे ऑफ लाइट, एयर में जा रही है। तो यहाँ पर आप इसको आप प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आपने किया है, नहीं किया है हो तो वो आप उसको पहले आप स्टडी कर लें। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख दूंगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमें, अगर आपने पीछे टॉपिक अच्छे से किया है तो आपको पूरा पता है कि हम इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ऐसे करके लिखते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर मैं इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1 अपॉन GNA, मतलब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ 1 अपॉन, अब आपके पास G से लेकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास की वैल्यू कितनी थी, साइन ऑफ R2 अपॉन साइन ऑफ E। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ साइन ऑफ R2 अपॉन साइन ऑफ E। तो इसी को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, साइन ऑफ E अपॉन साइन ऑफ R2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया है, और यहाँ पर ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया है। तो यहाँ पर भी ANG है और यहाँ पर भी ANG है, फ्रॉम 1 and 2। दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R1 और साइन ऑफ E अपॉन साइन ऑफ R2। तो यहाँ से ये हमारे पास कैंसल हो रहा है, तो I की वैल्यू आ रही है E के बराबर, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आ रही है एंगल ऑफ एमरजेंस के बराबर, और R1 की वैल्यू आ रही है R2 के बराबर। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स कि जब हमारे पास बेस के प्रिज्म, जो बेस में जो एंगल है, इफ द एंगल ऑफ द बेस ऑफ द प्रिज्म आर इक्वल, R1 और R2 इक्वल आ रहे हैं, तो जो रिफ्रैक्टेड रे जो पास करेगी
वो कैसे पास करेगी? इस कंडीशन में जो रिफ्रैक्टेड रे, जब ये वाली कंडीशन होगी, जब I की वैल्यू E के बराबर होगी और R1 की वैल्यू R2 के बराबर होगी, तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स? उस केस में जो रिफ्रैक्टेड जो रे है, B से लेकर C तक जाने वाली जो रे है, वो बिल्कुल पैरेलल में पास करेगी। पैरेलल, किसके पैरेलल में? ये जो BC है, BC का जो बेस है, इसके बिल्कुल पैरेलल में रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट करेगी प्रिज्म के अंदर। व्हेन प्रिज्म इन द मिनिमम डेविएशन पोजीशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बिल्कुल पैरेलल में रे ऑफ लाइट यहाँ पर पास करेगी प्रिज्म के अंदर, तो उस केस में क्या होगा कि कैसी पोजीशन होगी? मिनिमम डेविएशन में होगा हमारा प्रिज्म, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होगी और R1 और R2 भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये कौन सी पोजीशन होगी? ये मिनिमम डेविएशन पोजीशन होगी प्रिज्म की। तो उस केस में जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बिल्कुल पैरेलल में पास करेगी, जैसा जो बेस है प्रिज्म का उसके बिल्कुल पैरेलल में पास होगी रे ऑफ लाइट। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास प्रिज्म फार्मूला। प्रिज्म फार्मूला कैसे निकालेंगे प्रिज्म फार्मूला? तो स्टूडेंट्स हमें पता है प्रिज्म डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई हम लिखते हैं, और R1 प्लस R2 की वैल्यू किसके बराबर होती है? A के बराबर होती है। मिनिमम डेविएशन पोजीशन कब होती है? जब डेल्टा की वैल्यू डेल्टा M के बराबर कब होगी? जब इंसिडेंस एंगल इमरजेंस रे के बराबर होगा और साथ में जो बेस एंगल हैं वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इस केस में प्रिज्म इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन में होगा। प्रिज्म इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में मैं वैल्यू पुट कर सकती हूँ डेल्टा M प्लस A, तो I प्लस I 2I लिख सकते हैं, क्योंकि E की जगह भी मैं I ही लिखूंगी। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 आ जाएगी। और सेकंड इक्वेशन है R1 प्लस R2, तो यहाँ पर भी R ही हम पुट करेंगे, R प्लस R इज इक्वल टू A, तो ये 2R इज इक्वल टू A के बराबर आ जाएगी वैल्यू, और स्मॉल r इज इक्वल टू A अपॉन 2, तो R की वैल्यू क्या आ गई? A अपॉन 2। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो स्नेल्स लॉ आप अप्लाई करोगे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, n इज इक्वल टू साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R। n इज इक्वल टू साइन ऑफ I की जगह हम लिख देंगे A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ R की जगह हम लिख देंगे A अपॉन 2। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या रहेगा? प्रिज्म फार्मूला। बिल्कुल इजी है, तो इसको भी आपने स्टडी करना है, प्रिज्म फार्मूला। तो ये आपको अब क्लियर हो गया है, बिल्कुल इजी टॉपिक है कि कैसे हमने इसको फाइंड आउट करना है। ये प्रिज्म का डायग्राम है, तो इसको आपने अच्छे से आपने इसको स्टडी करना है। ओके।